हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में नीट 2024 के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन जो है वो लॉजिक गेट से है। ये लॉजिक सर्किट प्रोवाइड्स द आउटपुट y एज पर फॉलोइंग ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल दिया हुआ है, कौन सा इसमें से y के लिए एक्सप्रेशन सही है वो बताना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इजी से। क्या y इक्वल टू b है? देख लेते हैं, b और y दोनों सेम है? नहीं, वो सेम नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। सेकंड देखते हैं, जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो सेकंड इजी है, इजीएस्ट है। तो क्या y जो है b प्राइम है या b बार है? b बार मतलब b का नॉट, b का उल्टा। तो यहाँ से b का उल्टा है क्या? 0 का 1 उल्टा है, 1 का उल्टा 0 है, 0 का उल्टा 1 है, 1 का उल्टा 0। हाँ, ये सही हो गया, यही आपका आंसर है। अब आप यहाँ से आगे मूव कर सकते हैं दूसरा क्वेश्चन बनाने के लिए, लेकिन हम फिर भी दिखा देते हैं कि क्या ए पॉसिबल है क्या। तो यहाँ पर देखिए y जो है सो ए बी प्लस ए बार। यहाँ पर यदि हम a को 0 लें तो a बार कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 1। और ये और है, यहाँ पर ये 1 प्लस एनीथिंग वो हमेशा 1 आएगा। तो ये और है, तो यदि a 0 है तो ये 1 हो गया, 1 प्लस एनीथिंग 1 आएगा। तो इस केस में 1 आना ही चाहिए। जब भी a 0 है तो y 1 होना चाहिए। वही हाल यहाँ पर भी है, दो में भी देखते हैं। ये बार यहाँ भी है प्लस में, इसका मतलब ये जब 0 रहेगा तो y हमारा 1 होना चाहिए। वही हाल यहाँ पर भी है। तो देख लेते हैं, ये जब 0 है तो y 1 है। हाँ, इस केस में है, ठीक है। इस केस में नहीं है तो ये गलत हो गया, ये दोनों ही गलत हो गया। तो ये और सही ऑप्शन केवल 3 का है, ऑप्शन नंबर 3। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The wheel of a log cart is rolling on a level rod as shown in the figure below. If its linear speed is v in the direction shown, which one of the following options is correct? P and Q are the highest and lowest point of the wheel respectively. देखिए P पर जो है सो वेलोसिटी कितना होगा? P पर दो वेलोसिटी है। एक वेलोसिटी तो सेंटर ऑफ मास के मूवमेंट की वजह से, जिसको ट्रांसलेशनल कहते हैं, तो वो भी है। और दूसरा ये जो है सो रोटेट कर रहा है इसके रेस्पेक्ट में। यहाँ पर बैठ के आप देखेंगे तो ये आपको लगेगा कि हाँ, ये हमारे चारों तरफ अब रोटेट कर रहे हैं। तो रोटेशन के वजह से यहाँ पर जो इसका स्पीड होता है v, वो कितना होता है? मान लीजिए ओमेगा से रोटेट कर रहा है, इसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो ये जो वेलोसिटी v है वो होता है ओमेगा r। तो वो है ओमेगा r। तो दूसरा वेलोसिटी इसका आया ओमेगा r। तो टोटल कितना आ गया इसका टोटल जो वेलोसिटी है वो हो गया v प्लस ओमेगा r जो से रेडियस। इसका देखें, इसके एक तो इसका v है, किधर है? राइट साइड में भी है, इसलिए प्लस लिख रहे हैं। और ये और रोटेशन की वजह से जो वेलोसिटी है वो लेफ्ट साइड में है, उसको माइनस ओमेगा r लिख रहे हैं। आप बताइए p और q में किसका वेलोसिटी ज़्यादा है? ऑफ कोर्स p का ज़्यादा है, q का कम है। पॉइंट p मूव्स फास्टर देन पॉइंट q। ऑप्शन नंबर 2 ये सही हो गया। मान लीजिए ये इस तरह से मूव कर रहा है और स्लाइडिंग बिल्कुल नहीं है, प्योर रोलिंग है। अभी जो बोला केवल रोलिंग है, तो v और ओमेगा r में कोई रिलेशन हो ऐसा जरूरी नहीं है। प्योर रोलिंग यदि होता तब ये v जो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी है v और ये ओमेगा r जो है उसमें एक रिलेशन है, v इक्वल टू ओमेगा r। मतलब इसमें एक जगह भी स्लाइड नहीं कर रहा है। इस केस में उसने कुछ भी नहीं बोला, इसने बोला कि जस्ट रोल कर रहा है। अब रोल कर रहा है, वो स्लाइड करते हुए भी रोल कर सकता है, या जस्ट प्योर रोलिंग है, बिना स्लाइडिंग का रोल कर सकता है। यदि उस बिना स्लाइडिंग का, प्योर रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग, तो ये फार्मूला लागू होगा और तब यहाँ पर आ जाएगा वेलोसिटी 2 ओमेगा r और यहाँ पर वेलोसिटी जो है सो हो जाएगा 0। इस पॉइंट का वेलोसिटी यदि पूछे तो यहाँ पर भी दो वेलोसिटी है, एक तो v है और दूसरा ओमेगा r। वो किधर है? इधर है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो ये दोनों का रिजल्टेंट कितना आएगा? ये v प्राइम हो जाएगा। रिजल्टेंट जो है सो पाइथागोरस थ्योरम से देना पड़ेगा, ओमेगा स्क्वायर। सबसे ज्यादा वेलोसिटी कहाँ है? यहीं पर सबसे ज्यादा वेलोसिटी है 2 ओमेगा r। ये देखिए 2 ओमेगा r से कम है और सबसे कम यहाँ पर है। तो केवल p फास्टर है देन q है, वो तो सही है, लेकिन p फास्टर देन एनी अदर पॉइंट एंड q इज स्लोअर देन एनी अदर पॉइंट, ये कोई है बात यहाँ पर। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन द फॉलोइंग सर्किट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन टर्मिनल a एंड b इज हाउ मच? ये देखिए बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है ये। आप बोलोगे व्हीटस्टोन ब्रिज कैपेसिटर में? हाँ, कैपेसिटर में भी।
नहीं केवल कैपेसिटर में बल्कि इंडक्टर के में भी ये लग जाएगा, क्योंकि वो ये नहीं कहता क्या है वहाँ पर, वो ये केवल देखता है कि क्या वहाँ पर वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है। V इक्वल टू आई आर जैसा हम कुछ लगा सकते हैं क्या फार्मूला, यहाँ लगाते हैं Q इक्वल टू सी भी। देखिए वोल्टेज ड्रॉप यहाँ भी है, तो जहाँ जहाँ वोल्टेज ड्रॉप होगा वहाँ वहाँ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज लगा सकते हैं। और इसके लिए जो क्राइटेरिया है बैलेंस्ड होने के लिए वो क्या है कि P इज टू Q इक्वल टू R इज टू S। यदि ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई होता है तो बैलेंस्ड है। इस केस में क्या बैलेंस्ड है, 2:2 इक्वल टू 2:2। हाँ ये सही है कि बैलेंस्ड है। बैलेंस्ड है मतलब ब्रिज को भूल जाना है, ये ब्रिज जो है इसको भूल जाना है, केवल ये देखना है कि यहाँ पर कैपेसिटर ही रहे, ऐसा नहीं कि यहाँ पर एक बैटरी और लगा दें, तब नहीं भूल सकते। तो इसको भूल गए तो अब हमारे पास ये दो सीरीज में हो गया और ये दोनों भी सीरीज में हो गया और ये दोनों सीरीज वाला पैरेलल में हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, दिखा सकते हैं, वो दोनों सीरीज के ऊपर बना दिया एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, और ये हमारा ए पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है। ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, ये दोनों सीरीज में है तो सीरीज में क्या करते हैं, सीरीज में जो है दो कैपेसिटर यदि सीरीज में रहते हैं तो उसका इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, सी इक्विवेलेंट जो है सो निकालते हैं C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। दो है तब, दो से ज़्यादा है तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू उसका रेसिप्रोकल को ऐड करते चले जाते हैं ऐसे। यदि सब बराबर हो जाए तो C की इक्विवेलेंट कितना होता है, एक को लेना है और उसको n से डिवाइड कर देना है, n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स। यदि सब बराबर हो गया तो इस केस में दोनों बराबर हो गए तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, एक को लेना है जैसे 2 और 2 से डिवाइड कर देना है, 1 माइक्रोफैराड आया। सेम इधर 1 माइक्रोफैराड आया, या तो इस फार्मूला को भी लगा के देख लीजिए उतना ही आएगा, 2 × 2 / 2 + 2 4 1 माइक्रोफैराड। और ये दोनों पैरेलल में है तो पैरेलल में क्या करते हैं, पैरेलल में जो रहता है तब हम ऐड कर देते हैं, तो 1 and 1 2 माइक्रोफैराड। आपका आंसर हो गया ये फर्स्ट ऑप्शन 2 माइक्रोफैराड। नेक्स्ट क्वेश्चन, at any instant of time t the displacement of any particle is given by 2t - 1। डिस्प्लेसमेंट को ऐसे डिनोट करें, s इक्वल टू 2t - 1 SI यूनिट क्या होता है डिस्प्लेसमेंट का, मीटर। पार्टिकल अंडर 2t - 1 SI यूनिट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स 5 न्यूटन, 5 न्यूटन का फोर्स दे दिया है। द वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर कितना होगा, इंस्टेंटेनियस पावर जो है Ft वो कितना होता है, वो इसको PT बोलते हैं, Ft टाइम्स Vt। फोर्स और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है वही पावर है, आप यूनिट चाहें तो देख सकते हैं। यहाँ पर फोर्स कितना लग रहा है, हर जगह 5 मिनट, हर टाइम में 5 मिनट, और वेलोसिटी हमें पता करना है, पता कर लेते हैं। S दिया हुआ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी क्या होता है डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन, ये है वेलोसिटी। 2 तो 2, t का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में 1 माइनस 1 का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में 0, तो ये 2 आया, कांस्टेंट है। 5 × 10 वाट आ गया आपका आंसर, ऑप्शन नंबर 1। आप चाहते तो वेलोसिटी दूसरा तरीका से भी निकाल सकते थे। ये देखिए S और T में जो है एक लीनियर रिलेशन है, लीनियर रिलेशन है। हम यदि इसको प्लॉट करें तो ये क्या है, एक लीनियर y इक्वल टू mx प्लस c, y की जगह s, m की जगह 2, x की जगह t -1, ये इस तरह से दिखेगा। इंटरसेप्ट जो है -1 है, ये -1 है इंटरसेप्ट, और इसका जो स्लोप है वो स्लोप कितना है 2, देखिए स्लोप 2 है। ये जो स्लोप होता है वही होता है, s को डिवाइड करते हैं t से तो क्या मिलता है वेलोसिटी, वेलोसिटी 2 मिल गया, यहाँ से भी वेलोसिटी 2 मिल गया, और उसको यहाँ पर रखने से 10 वाट मिल जाएगा। तो ये था ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। असर्शन है कि द पोटेंशियल V एट एनी एक्सियल पॉइंट एट 2 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल ऑफ ए डायपोल मोमेंट वेक्टर V P ऑफ मैग्नीट्यूड 4 × 10⁻⁶ किलोमीटर इज दिस मच। सही है या गलत है, असर्शन को देखना है। किसके बारे में बात कर रहा है, ये बात कर रहा है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का। एक चार्ज यहाँ पर है -q, दूसरा चार्ज है यहाँ पर -q, और इसके सेंटर से 2 मीटर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है, वो भी एक्सियल पॉइंट है, या तो यहाँ है या तो यहाँ है, इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में।
पोटेंशियल कितना होता है, जनरल पॉइंट के लिए पोटेंशियल कितना होता है, ये यदि हमारा O है, ये R है, ये थीटा है, तो ये पॉइंट P जो है उस पर पोटेंशियल कितना होता है, वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा बाय R स्क्वायर। P जो है सो उसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है जो दिया हुआ है यहाँ पर। एक्सियल पॉइंट की बात करें हम, ये जनरल पॉइंट है, तो एक्सियल पॉइंट पर थीटा क्या हो सकता है, थीटा हो सकता है या तो 0 डिग्री या थीटा हो सकता है 180 डिग्री, या तो इस साइड या तो इस साइड। थीटा जब 0 डिग्री होगा तो cos थीटा क्या हो जाएगा +1, और थीटा जब 180 डिग्री होगा तो cos थीटा क्या हो जाएगा -1। दोनों को एक साथ लिख लेते हैं, यहाँ पर प्लस माइनस दोनों लिखे हुए हैं। प्लस का मतलब है हम पॉजिटिव एक्स की तरफ हैं और माइनस का मतलब है हम नेगेटिव चार्ज की तरफ है। P/R स्क्वायर, ये रही आपका फॉर्मूला पोटेंशियल का ड्यू टू डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल एट एनी एक्सियल पॉइंट। अब वैल्यू निकालते हैं इसका, यहाँ पे ये आता है या नहीं देखने की। प्लस माइनस इसका वैल्यू तो दिया हुआ है, वैसे आपको याद भी रखना है कि 9 टाइम्स 10⁻9 होता है। P का वैल्यू दिया हुआ है 4 टाइम्स 10⁻⁻6, और डिस्टेंस R 2 मीटर दिया हुआ है, 2 दूनी 4 चला गया। कितना आया, ±9 टाइम्स 10⁻³ वोल्ट। हाँ सही है, ये तो सही हो गया सर से। अब रीजन देखते हैं। रीजन बोल रहा है कि V होता है ±2P/2 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, वेयर R इज द डिस्टेंस ऑफ एनी एक्सियल पॉइंट सिचुएटेड एट 2 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल। अभी भी तो निकाला थी मैंने एक्सियल पॉइंट की, ये देखिए मैच करके देखिए, मैच कर रहा है, सब कुछ मैच कर रहा है, ये 2 यहाँ पर एक्स्ट्रा में, इसलिए ये गलत हो गया। ये इनफैक्ट ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, क्योंकि आप जब इलेक्ट्रिक डायपोल को देखते हैं तो वहाँ पर 2 चीज़ें याद रखते हैं, एक पोटेंशियल और एक फील्ड। फील्ड कितना होता है, एक्सियल पॉइंट पर फील्ड होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हम पहले जनरल टर्म के लिए लिखते हैं P1 + 3 cos स्क्वायर थीटा बाय R क्यूब, ये जनरल है। और एक्सियल पॉइंट पे कितना हो जाएगा, थीटा 0 डिग्री या 180 डिग्री, दोनों ही केसेस में cos स्क्वायर थीटा 1 होगा, तो 3 + 1 4, सो 2P आ जाएगा। यही 2P वहां पर देके आपको कंफ्यूज करना है, 2P जो दे रहा है यही देके कंफ्यूज कर रहा है। एक और बात बता दें कि E जो है सो इक्वेटर पे कितना होगा, इक्वेटर मतलब उसका परपेंडिकुलर जो बाइसेक्टर है यहाँ पर, जिससे हमारा ये चार्ज है दोनों -q + q, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कोई पॉइंट यहाँ पर जो है इससे R डिस्टेंस पर कितना होगा। यहाँ पर थीटा कितना हो जाएगा, ये थीटा है 90 डिग्री, तो ये हो गया 3 cos 90 डिग्री मतलब 0, तो ये टर्म खत्म हो गया, जस्ट 1 बचा, तो ये हो गया P/R क्यूब। इक्वेटर पर देखिए जस्ट P/R क्यूब है, लेकिन एक्सियल पॉइंट पर 2P/R क्यूब है, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर आपको पोटेंशियल की बात कर रहा है। तो एनीवे असर्शन इसका सही था और रीजन गलत। A is true but R is false, ऑप्शन नंबर 3। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2 bodies A and B of same mass undergo completely inelastic one-dimensional collision. One-dimensional, 2 बॉडी है, एक A है एक B है, दोनों का मास m है। The body A moves with velocity v1, ये v1 से चल रहा है, और ये while body B is at rest before collision, ये रेस्ट में है, ये बिफोर कॉलिजन है। यहाँ पर कॉलिजन हुआ, और कॉलिजन के बाद कुछ आगे चलकर क्या हो रहा है देखते हैं। ये A है, ये B है। द वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम आफ्टर कॉलिजन इज v2, सिस्टम का वेलोसिटी बोल रहा है v2 है, वो ये नहीं बोल रहा है A का v2 है या B का v2, सिस्टम का, सिस्टम मतलब दोनों का। यहाँ सिस्टम जो है सो A + B है। देखिए कॉलिजन जो है इनइलास्टिक है, कंप्लीटली इनइलास्टिक है। जब कंप्लीटली इनइलास्टिक कॉलिजन होता है तो कॉलिजन के बाद में दोनों साथ साथ चलते हैं और उसमें बहुत एनर्जी लॉस होता है। तो यहाँ पे एनर्जी लॉस हो रहा है, लेकिन एक चीज़ है जो लॉस कभी नहीं होता है, वो है मोमेंटम। तो यहाँ पर हम कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाते हैं। मोमेंटम क्यों यहाँ पर लगा पा रहे हैं ये, क्योंकि इस पर जो है सो कोई फोर्स नहीं लग रहा है,
एक्सटर्नल जो फोर्स है वो नहीं लग रहा है। आप बोलोगे जब टकरा रहा है तब तो ये दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगा रहा है, लेकिन वो मेरा सिस्टम है। सिस्टम पर किसी थर्ड पार्टी ने जो फोर्स लगाया क्या? बोलो आप ग्रेविटी लगा रहा है। ग्रेविटी किस तरफ लगा रहा है? नीचे लगा रहा है। और ये चल किधर रहा है? ये हॉरिजॉन्टली चल रहा है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स लगा रहा है क्या? नहीं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगा रहा है। तो हम वहाँ पर कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम लगा सकते हैं। वहाँ पर मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा। मोमेंटम तभी चेंज होगा जब फोर्स लगेगा। और यहाँ पर हम किस डायरेक्शन में मोमेंटम की बात कर रहे हैं? एक्स डायरेक्शन में या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है इस पर। एक्सटर्नल फोर्स, इंटरनल फोर्स तो लग रहा है, इंटरनल फोर्स से मतलब नहीं है। तो मोमेंटम जो है सो कोलिजन के पहले और कोलिजन के बाद दोनों सेम होगा। तो कोलिजन के पहले कितना मोमेंटम है निकालते हैं। मास कितना है? m, वेलोसिटी कितना है? v1। सेकेंड पार्टिकल का मास m, वेलोसिटी 0। इधर दोनों साथ साथ चल रहा है तो मास हो गया 2m और वेलोसिटी उसने बोला v2। इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो m v1 इज इक्वल टू 2m v2। m चला गया और v2 आ गया हमारा v1/2। पूछा क्या है? द रेशियो v1 is to v2। v1 को v1 लिखते हैं और v2 को कितना लिखें? v1/2। जो कॉमन है उसे भगा देते हैं, लेकिन फ्रैक्शन में हम रेशियो नहीं लिखते हैं, इसको हम रेशनलाइज करेंगे। तो डिनोमिनेटर जो है उसको रेशनलाइज करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2:1 हो गया और आपका आंसर ये 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये मुझे अलाउ है कि हम किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं रेशियो में। क्यों? देख लीजिए यहाँ पर, मान लीजिए हमारे पास रेशियो a/b है। यदि a को हम c से मल्टीप्लाई कर दें, b को हम bc से मल्टीप्लाई कर दें, तो इफेक्टिवली तो हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो वो अलाउ है। यहाँ पर मैथमेटिक्स में 2 चीज़ें अलाउ है, 1 से मल्टीप्लाई करना और 0 ऐड करना। यहाँ पर हमने फर्स्ट वाला जो है यूज किया, 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये आपका आंसर हो गया। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.049 टेस्ला, ए मैग्नेटिक नीडल परफॉर्म्स 20 ऑसिलेशंस इन 5 सेकेंड। 20 ऑसिलेशंस इन 5 सेकेंड। एक ऑसिलेशंस कितना सेकेंड में? 5/20 सेकेंड में, 0.25 सेकेंड में। एक ऑसिलेशन में जितना टाइम लगता है उसी को कहते हैं टाइम पीरियड। तो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कितना हुआ? 0.25 सेकेंड या 1/4 सेकेंड, जो भी आपको लिखना है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द नीडल इज 9.8 टाइम्स 10⁻⁶ किलोग्राम मीटर स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है 9.8 टाइम्स 10⁻⁶ किलोग्राम मीटर स्क्वायर। द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट इज दिस मच। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो हम क्या करेंगे? मैग्नेटिक मोमेंट ही निकाल लेंगे। मैग्नेटिक मोमेंट जो है m से डिनोट करें तो उसी को निकाल लेंगे, और वो निकल जाएगा, जिससे कंपेयर करके x का वैल्यू बता देंगे। अब यहाँ पर देखिए, किसी भी मैग्नेटिक नीडल जो है उसके ऑसिलेशन मैग्नेटिक फील्ड में जो है वो कितना होता है, उसके लिए पीरियड ऑफ ऑसिलेशन का फार्मूला क्या है? उसके लिए पीरियड ऑफ ऑसिलेशन का फार्मूला है 2π√/I/mv। ये फार्मूला आपको याद रखना है, और ये फार्मूला याद है तो यहाँ से हमें क्या निकालना है? m यहाँ से निकाल लीजिए। m हो गया 4π²I/b और t का इधर t²। सबका वैल्यू रखिए, आपका आंसर आ जाएगा। पाई जो है उसको पाई में ही रहने देना है, क्योंकि आंसर पाई में है। 4π², I का वैल्यू दिया हुआ है कितना? 9.8 10⁻⁻⁶। b का वैल्यू दिया हुआ है 0.049 टेस्ला, और ये किधर है? t² का वैल्यू दिया है। t है कितना? 1/4, तो 1/4 मतलब 4 ऊपर, दूसरा 1/4 मतलब 4 ऊपर। ये 9.8 से एक 10 यहाँ ले गए, इससे 3 to 10 इधर आएगा, 2 3, एक तो कट गया, 2 तो बचा हुआ है, ये 2 बार में कट गया। 4 × 8 = 16, 4 × 16 = 32, 32 × 64 128, 128 π²। और ये कितना आया? 10⁻⁻⁴ है। यहाँ पर कितना है? 10⁻⁻⁵ है। इसको 10⁻⁻⁵ बनाना है तो 10 से डिवाइड कर दिए। 10 से डिवाइड कर दिए तो मैं 10 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ये 10 इसके साथ आके हो गया 1280 π², 10⁻⁻⁵। इसको कंपेयर कीजिए x टाइम्स 10⁻⁻⁵ के साथ में। सब ऐसा यूनिट है, इसलिए यूनिट देखने की जरूरत नहीं है। ये हमारा आ गया x का वैल्यू 1280 π²।
ऑप्शन नंबर 4। ओके, यहाँ पर जो है सो आपको याद रखना पड़ेगा कि पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कितना होता है किसी बार मैग्नेट का या निडल का इन ए मैग्नेटिक फील्ड। यदि नहीं याद रहे तो आपको डिराइव करना पड़ेगा और उसमें टाइम लगेगा। हम यहाँ पर डिराइव करके दिखा देते हैं। देखिए इस पर एक फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है। यदि पोल ऑफ मैग्नेट का जो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ है एक स्मॉल m है तो mb, इस पर फोर्स जो लगेगा उल्टा डायरेक्शन में mb। दोनों इसको इधर रोटेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी इधर रोटेट कर रहा है, एक ही डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। तो जो टॉर्क ये लगा रहा है ये लगा रहा है एक ही डायरेक्शन में, दोनों का टॉर्क हम ऐड कर देंगे। ये बिल्कुल चार्ज की तरह है, ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है। इस पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगेगा तो एक इलेक्ट्रिक फोर्स इधर हो गया, और मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो इस पर फोर्स जो है सो इधर लग गया, और ये दोनों जो है सो एक टॉर्क लगाता है। वही यहाँ पर जो है मैग्नेटिक फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स की जगह पर मैग्नेटिक फोर्स है। वहाँ इलेक्ट्रिक डायपोल की जगह पर यहाँ मैग्नेटिक डायपोल है। तो ये यहाँ पर टॉर्क कितना लगा, टॉर्क जो लग रहा है ये रोटेट कर रहा है, ये फिर फोर्स और फोर्स आर, मतलब फोर्स का डायरेक्शन ऑसिलेशन के जो जिसके अबाउट ऑसिलेट कर रहा है उससे मिनिमम डिस्टेंस। तो फोर्स इधर लग रहा है इस डायरेक्शन में, और ये जो जिसके अबाउट ऑसिलेट कर रहा है उसके बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस है वो कौन है, ये वाला है। ये यदि मान लीजिए थीटा है, बी के साथ एंगल थीटा बना रहा है, तो और ए वाला जो कितना हो गया, ये पूरा डी था तो ये d/2 हो गया। और उसके बाद में ये कितना हो जाएगा, इसके साथ वाले जो कंपोनेंट है, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई चीज़ है ये डी, इधर कितना कंपोनेंट होता है इसका प्रोजेक्शन d cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में d sin थीटा। तो यहाँ पर d की जगह पर d/2 है, ये डिस्टेंस कितना है d/2, और इधर जो ये कंपोनेंट है वो जो कि मिनिमम डिस्टेंस है बिटवीन फोर्स डायरेक्शन और एक्सिस जिसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है, वो हो गया d/2 sin थीटा, d/2 sin थीटा। तो d/2 sin थीटा ये फोर्स आर्म हो गया, और फोर्स है कितना mb। इतना ही फोर्स नीचे से भी लगा रहा है एग्जैक्टली सेम, दोनों को ऐड करते हैं तो कितना आएगा, ये नीचे में 2 है सो खत्म हो जाएगा, आएगा d sin थीटा टाइम्स mb। m और d को एक साथ लिखें तो इसका स्पेशल नाम है वो क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट। जैसे कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कितना होता है, एक चार्ज और दोनों के बीच का डिस्टेंस। यहाँ पर जो है सो मैग्नेटिक मोमेंट में एक पोल स्ट्रेंथ जो है मैग्नेट का और दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये मैग्नेटिक मोमेंट हो गया। और b है, और साइन थीटा को थीटा लिखते हैं यदि थीटा स्मॉल है। तो थीटा स्मॉल नहीं है तो ये इसका ऑसिलेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगा, लेकिन यदि थीटा स्मॉल है तब इसका मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन हो जाएगा। देखिए थीटा जो है प्रोपोर्शनल है, टाउ जो है सो प्रोपोर्शनल है थीटा का। हाँ माइनस मैंने नहीं लिखा, एक्चुअली माइनस भी लिख सकते थे। ये माइनस का क्या मतलब है, टॉर्क किधर लग रहा है, टॉर्क इसको ये फोर्स जो है सो इसको अपने मीन पोजीशन की तरफ लाने की कोशिश कर रहा है। मीन पोजीशन किधर है, मीन पोजीशन है इसका ये, ऐसे नहीं, इधर फील्ड है, फील्ड के डायरेक्शन में मीन पोजीशन है। देखिए इस पर जो फोर्स लग रहा है ये साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है, एकदम एगो राइट में एगो लेफ्ट में, एक जगह भी नहीं घूमेगा। यहाँ पे छोड़ दीजिए, शांति से बैठा है, यही इसका मीन पोजीशन है। अब यहाँ से इसको जो है सो थोड़ा सा टिल्ट कर दिया गया है, ऐसे टिल्ट किया गया है। मान लीजिए यहाँ पर ऐसे हमारा ये एंगल थीटा से, तो इसको अपने पोजीशन की तरफ लाने की कोशिश कर रहा है, मीन पोजीशन की तरफ। तब उसके लिए हम माइनस दे सकते थे, तो d जो है प्रोपोर्शनल हो गया माइनस थीटा का, तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन हो गया। और सिंपल हार्मोनिक मोशन हो गया तो ओमेगा निकाल सकते हैं, किसके साथ कंपेयर करें, फोर्स को किसके साथ कंपेयर करते थे, -m ओमेगा स्क्वायर x के साथ। यहाँ पर टाउ को किसके साथ कंपेयर करेंगे, टॉर्क को m वहाँ जो मास करता है, यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया करता है। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम है, जो काम वहाँ डिस्प्लेसमेंट करता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट, यहाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करता है। अब ये दोनों को कंपेयर कीजिए इसके साथ, ये भी टाउ है और ये भी टाउ है, इसको और इसको कंपेयर कीजिए, ओमेगा आ जाएगा आपका। ओमेगा कितना आया, आई ओमेगा स्क्वायर जो है सो mb आया, तो ओमेगा आ गया mb/i वो भी स्क्वायर, और तब t हमारा आ गया 2 पाई ओमेगा की जगह पर i/mb।
ये आपका डेरिवेशन हो गया। तो आप डेरिवेशन के चक्कर में नहीं रहिए, आप फॉर्मूला याद रखिए ताकि आप ज्यादा सवाल बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन अनपोलराइज्ड लाइट बीम स्ट्राइक्स ए ग्लास सरफेस। ओके, ये ग्लास सरफेस है, इधर एयर है, इधर से लाइट आया, लाइट आने के बाद क्या करेगा, वो दो काम करेगा, कुछ रिफ्लेक्ट करेगा कुछ पार्ट और कुछ जो है रिफ्रैक्ट करेगा, इधर आ जाएगा। ये अनपोलराइज्ड लाइट है। अनपोलराइज्ड लाइट का मतलब है कि इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे कि मान लीजिए हमारे ये लाइट है, राइट, ये एक्स डायरेक्शन में चल रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर रहेगा, वाई जेड प्लेन में। ये वाई और ये जेड हमारा मान लीजिए है, तो इस प्लेन में रहेगा, कहीं भी रहेगा, और एट ए टाइम वो कहीं भी डायरेक्शन उसका हो सकता है, इधर हो सकता है, कभी उधर हो सकता है। एवरेज आप देखेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कहाँ रहेगा, जीरो, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, रैंडम है। लेकिन उसको है अनपोलराइज्ड लाइट, जब इसका डायरेक्शन फिक्स नहीं है, किसी भी डायरेक्शन में रह सकता है। जब पोलराइजेशन होता है तब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक को लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ दोनों है, एक को लेते हैं क्योंकि दूसरा उसके साथ कपल्ड है 90 डिग्री से, तो ये जो है इसी डायरेक्शन में ये करेगा, क्या कहते हैं, वाइब्रेट करेगा, ऑसिलेट करेगा। यहाँ से बढ़ते बढ़ते यहाँ मैक्सिमम आएगा, फिर घटते घटते जीरो, जीरो क्यों, माइनस आना चाहिए ना, माइनस आएगा, फिर बढ़ते बढ़ते जीरो प्लस माइनस, यहीं पर ऑसिलेट करने लगे, तब कहते हैं पोलराइज्ड हो गया। ये ब्रेविस्टर एंगल क्या है, एक खास एंगल है, एक खास इंसिडेंस एंगल है। जब ये यहाँ पर दिखा देते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से, दोनों एंगल सेम होगा और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। जब आई जो है सो ब्रेविस्टर एंगल होता है तो क्या होता है, तो ये जो है देखिए हर टाइम में रिफ्लेक्टेड रेट जो है सो पोलराइज हो जाता है थोड़ा सा, और ये भी पोलराइज रहता है थोड़ा सा। लेकिन यदि एक पर्टिकुलर एंगल पर आता है तो ये जो पोलराइज होता है वो फुली पोलराइज हो जाता है, रिफ्लेक्टेड रेस, और जो रिफ्लेक्टेड रे है वो पार्शली पोलराइज होता है। ज़्यादातर इसमें इन प्लेन वाला है, देखिए इसमें दो डायरेक्शन दिखा रहे हैं ना, ये जो एरो मार्क दिखा रहे हैं वो वाई प्लेन के लिए दिखा रहे हैं, क्योंकि ये एक्स वाई प्लेन में है। मान लेते हैं ये एक्स हमारा है और ये वाला वाई है, ये एक्स वाई प्लेन हो गया, और यहाँ पर हम दिखा रहे हैं वाई जेड में, तो इसका दो कंपोनेंट हो सकता है। जब भी फील्ड इसका हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका दो कंपोनेंट वाई और जेड में, तो वाई वाला जो है निकल जाएगा इसमें, वाई वाला जो है सो क्रॉस रिफ्लेक्ट कर जाएगा और जेड वाला जो है सो रिफ्लेक्ट कर जाएगा। लेकिन ये पूरा का पूरा ये जो है सो जो रिफ्लेक्ट करता है वो पार्शली ही पोलराइज रहता है, थोड़ा सा इसमें आउट ऑफ प्लेन वाला जो है जिसको हम यहाँ पर डॉट से दिखा रहे हैं वो रहता है, थोड़ा सा रहता है, और इसमें एक जगह भी ये इन प्लेन नहीं रहता है, ये फुली पोलराइज्ड है, ये इस एंगल पर होता है और ये पार्शली पोलराइज्ड है। और ये एंगल रिफ्लेक्टेड और रिफ्लेक्टेड के बीच में 90 डिग्री होता है। और ये इसका एक और कैरेक्टरिस्टिक्स है कि टैन, ये ब्रेविस्टर एंगल जो है सो म्यू के बराबर होता है, म्यू ऑफ ग्लास, इस मीडिया का म्यू विद रेस्पेक्ट टू दिस म्यू ग्लास का विद रेस्पेक्ट टू एयर। तो ये सारी बातें होती है जब पोलराइजेशन होता है थ्रू रिफ्लेक्शन। अब उसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, देखिए कौन सा ही है। द रिफ्लेक्टेड लाइट विल बी पार्शली पोलराइज्ड, ये रिफ्लेक्टेड लाइट है, ये फुली पोलराइज्ड, उसने गलत कहा पार्शली। रिफ्लेक्टेड लाइट विल बी कंप्लीटली पोलराइज्ड, नहीं ये कंप्लीटली नहीं होता, ये पार्शली पोलराइज्ड होता है। ज़्यादातर इसमें इन प्लेन वाला रहता है और थोड़ा सा आउट ऑफ प्लेन जेड डायरेक्शन वाला रहता है, तो ये भी गलत हो गया। बोथ द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड लाइट विल बी कंप्लीटली पोलराइज्ड, नहीं दोनों कंप्लीटली पोलराइज्ड नहीं, केवल रिफ्लेक्टेड कंप्लीटली पोलराइज्ड है। द रिफ्लेक्टेड लाइट विल बी कंप्लीटली पोलराइज्ड सही, बट द रिफ्लेक्टेड लाइट विल बी पार्शली पोलराइज्ड, ये भी सही। तो आपका ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 4। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए एंड बी एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर फॉर ए सोलर सेल। यहाँ सोलर सेल की बात कर रहे हैं। द IV कैरेक्टरिस्टिक्स, करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स लाई इन द फोर्थ क्वाड्रेंट ऑफ द गिवन ग्राफ। देखिए एक डायोड है, ये अभी फोटो सेल नहीं लिए हैं, सोलर सेल नहीं लिए, डायोड है ये। यदि हम इसको फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करते हैं तो इससे होकर करंट फ्लो करता है। इसका IV कैरेक्टरिस्टिक्स रहता है तो कैसा दिखता है, शुरू में करंट फ्लो नहीं करेगा जब तक वोल्टेज बहुत कम है, तो वोल्टेज जब हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं तब करंट फ्लो करना शुरू करता है, और तब करंट जो है सो इंक्रीज करते रहता है वोल्टेज के साथ में।
इसका एक्सप्रेशन यदि आप देखेंगे तो ऐसा आएगा, कुछ सैचुरेशन है आई, जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है Q, ये जो वोल्टेज है V बाई रूम टेम्परेचर है -1, इस तरह से आगे बढ़ता है। लेकिन अब ये डायोड को हटा के हम यदि एक सोलर सेल ले आए, मान लेते हैं सोलर सेल जो है ले आए यहाँ पर, ये सोलर सेल है, वो भी तो सोलर सेल किससे बना होता है, वो भी तो सेमीकंडक्टर से ही बना होता है, डायोड की तरह ही उसमें भी जंक्शंस होते हैं। लेकिन उसका फायदा ये है कि यदि जब उस पर लाइट पड़ता है तो उससे होकर करंट निकलते हैं। तो मान लीजिए कि हमारा लोड दे दिए हैं, करंट जो है इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन निकल कर इधर चल रहा है, राइट। करंट इधर फ्लो कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन इधर चल रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है तो इधर पॉजिटिव चार्ज हो गया, इधर नेगेटिव चार्ज हो गया। और जैसे कुछ इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर आएगा और कुछ प्लस इधर आएगा, तो एक फील्ड यहाँ पर क्रिएट होगा, राइट। ये फील्ड इस इलेक्ट्रॉन को किधर पुश करेगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा किस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑपोजिट डायरेक्शन, इधर राइट साइड में। इलेक्ट्रॉन आना चाहता है इधर, जब सोलर सेल से लाइट आता है, हिट करता है तो इलेक्ट्रॉन निकल कर मूव करता है लेफ्ट में। अब उसके इलेक्ट्रॉन के वजह से ही जो फील्ड क्रिएट हुआ है वो उसे जब स्पीड कम कर रहा है, उसको फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा है, तो उसका स्पीड कम कर रहा है, मतलब करंट कम हो रहा है। तो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा करंट कम होता चला जाता है। और यहाँ पर देखिए वोल्टेज जो है सो करंट किधर बढ़ रहा है, करंट जो है सो देखिए वोल्टेज का डायरेक्शन देखिए, यहाँ पर जो वोल्टेज का डायरेक्शन देखिए, जिधर वोल्टेज है हाई टू लो में बढ़ रहा है, राइट, हाई टू लो में बढ़ रहा है वोल्टेज। यहाँ पर जो है लो टू हाई में बढ़ रहा है, लो टू हाई में बढ़ रहा है, इसका मतलब है ये करंट निगेटिव डायरेक्शन में आ गया, ये निगेटिव डायरेक्शन में आ गया करंट, ऐसे ये वोल्टेज है और ये करंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो करंट जो है तो नेगेटिव है, जब वोल्टेज बहुत जीरो रहेगा, ये अब शुरू में बहुत ज़्यादा करंट बहेगा, उसके बाद में थोड़ा सा टाइम के बाद में जब यहाँ पर एक्यूमुलेट होने लगेगा चार्ज, तो ये वोल्टेज, ये करंट जो है सो कम होने लगेगा। जैसे जैसे ये वोल्टेज इसके क्रॉस बढ़ेगा ये कम होने लगेगा, एक समय में आके जीरो हो जाएगा। तो ये है कैरेक्टरिस्टिक्स इसका। तो ये यहाँ पर क्या बोला है, फॉर सोलर सेल द IV कैरेक्टरिस्टिक्स लाइज इन द क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, हाँ ये सही बोला उसने। नेक्स्ट है कि इन ए रिवर्स बायस PN जंक्शन डायोड द करंट मेजर्ड इन माइक्रो एम्पियर, माइक्रो एम्पियर बहुत स्मॉल है, इज ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से जो करंट आएगा वो स्मॉल नहीं होगा, वो ज़्यादा होगा। और यहाँ पर देखिए PN जंक्शन जो है सो रिवर्स बायस है, यदि फॉरवर्ड बायस रहता है PN ऐसे, P को पॉजिटिव के साथ N को नेगेटिव के साथ ऐसे करते, तो ये किस वजह से चलता है, ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से, क्योंकि वो बहुत सारा है, मेजॉरिटी है, बहुत सारा है, तो करंट ज़्यादा बहेगा इसमें। लेकिन यदि इसी को हम रिवर्स बायस कर देते हैं, NP कर देते हैं, या ऐसे PN लिखते हैं यहाँ पर, इसको रिवर्स बायस कर दिए, तो अब जो देखिए इधर से करंट बहेगा, नहीं बहेगा, बहुत कम करंट बहेगा। जो थोड़ा सा करंट बहेगा किसकी वजह से बहेगा, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से बहेगा। यहाँ पर बोल रहा है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से रिवर्स बायस में बहता है, वो गलत है, तो ये गलत हो गया। तो सही है हमारा A इज करेक्ट बट B इज इनकरेक्ट, ऑप्शन नंबर 1। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द ग्राफ इज शोज द वेरिएशन ऑफ 1 by lambda स्क्वायर एंड इट्स काइनेटिक एनर्जी E is where lambda is de Broglie wavelength और फ्री पार्टिकल, एक फ्री पार्टिकल है, एक किसी स्पीड से मूव कर रहा है तो इसके पास एक मोमेंटम है mv। डी ब्रॉय ने कहा कि हर एक चीज जो है वो वेव भी है और पार्टिकल भी है, इसने वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी दिया, हर कुछ पार्टिकल भी है और वेव भी है। जब कोई पार्टिकल जिसका मोमेंटम p है वो वेव है तो उसका मोमेंटम होगा, उसका वेवलेंथ होगा, हर एक वेव का एक वेवलेंथ होता है, वो वेवलेंथ कितना होता है, वो वेवलेंथ होता है h/p, ये डी ब्रॉय ने दिया था। तो ये जो पार्टिकल हमारे पास है उसका वेवलेंथ कितना हो गया, लैम्डा, तो 1 by lambda कितना हो गया, p/h। अब काइनेटिक एनर्जी देखें, इसका काइनेटिक एनर्जी E से डिनोट किया है, वो कितना होता है, हाफ mv²। ऊपर नीचे हम m से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मोमेंटम के साथ में इसका रिलेशन आ गया p²/2। और p कितना है, यहाँ से देख लीजिए, p है h/λ²/2, तो 1 by lambda स्क्वायर कितना आया,
1 बाई लेमडा स्क्वायर आया 2m बाई एच स्क्वायर, वाई एक्सिस में 1 बाई लेमडा स्क्वायर, एक्स एक्सिस में x और ये कुछ कांस्टेंट है। यहाँ पर इंटरसेप्ट कितना है 0, ये स्ट्रेट लाइन है ना, देखिए स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है और जिसका इंटरसेप्ट 0 है, इंटरसेप्ट 0 है मतलब वो ओरिजिन से होकर 0 जाएगा, जब x इक्वल टू 0 है y इक्वल टू 0 है, ओरिजिन होकर पास करेगा। तो इसमें से चूज कीजिए कौन स्ट्रेट लाइन है जो ओरिजिन से होकर पास करता है। यहाँ तो एक ही स्ट्रेट लाइन है और वो ओरिजिन होकर ही पास करता है, तो ये होगा आपका ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन। तो ये 10 क्वेश्चन इसमें बताया इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। थैंक यू।